हेलो वन, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को, जिसमें हमने वैसे स्टार्ट कर दिया था पिछली वीडियो में। आज हमारा इम्पल्स जो टॉपिक है उसको आज हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं इम्पल्सिव फोर्स होता क्या है। तो ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो काफ़ी लार्ज अमाउंट में अप्लाई करा जाए बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए, मतलब बहुत ही छोटे कम टाइम के लिए, और कुछ ही चेंजेस ला पाए, ज़्यादा चेंजेस ना ला पाए, कुछ ही चेंजेस ला पाए मोमेंटम में बॉडी की, उसी को इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि एक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट वाइल हिटिंग अ बॉल। जब एक बॉल को हिट करते हैं तो जो बैट हमारा इम्पल्सिव फोर्स जनरेट करता है। ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, जब हम हथौड़े को नेल पर मारते हैं ज़ोर ज़ोर से, मतलब वो एक कंटिन्यूस सीरीज़ टाइप, जहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज़ हो जाए ना फोर्सेस की, छोटे छोटे फोर्सेस कुछ समय के लिए लगें, है ना, काफ़ी लार्ज अमाउंट में, तो वहाँ पर इम्पल्स आ जाता है हमारा। जब कोई आदमी जो है वो सर्टेन हाइट से गिर जाए मार्बल फ्लोर में, मतलब ये इसके एक एग्जांपल हैं। तो देखो, फोर्स को इस तरीके से मेज़र करना और उसकी टाइम ड्यूरेशन को एक साथ ही मेज़र करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, उसी को हम चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल बोलते हैं, और इसी मेजरेबल क्वांटिटी को हम इम्पल्स बोल देते हैं। मतलब ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स क्या होता है हमारा, इम्पल्स, इसे वैसे कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। इम्पल्स कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी के बराबर होता है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, इसी के इक्वल होते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये इस वाले पूरे टॉपिक में काफ़ी यूज़ होगा। इसी को इम्पल्स बोल देते हैं। इम्पल्स द टोटल इफेक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स विच एक्ट ऑन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड फाइनाइट चेंज लाता है मोमेंटम में, इसी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इसी को इम्पल्स ऑफ अ फोर्स कहते हैं। मतलब एक चेन सी बन जाती है हमारी। अब देखो इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स बेसिकली होता है फोर्स, हम कह सकते हैं इम्पल्स को हम कह सकते हैं, रुको, इम्पल्स को हम कह सकते हैं फोर्स एफ वेक्टर क्रॉस एफ क्रॉस और टी, कि मतलब फोर्स कितने टाइम में जो है वो चेंज हो रहा है, उसी को हम कह देते हैं एफ, और क्रॉस टी, सॉरी फिर से ये टी गलत बन रहा है, एफ क्रॉस टी से हम इसे करते हैं। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरीके से इसे डिनोट करा जाता है। डायरेक्शन इसकी सेम रहती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है और चेंज ऑफ मोमेंटम की, या फिर, और इम्पल्स किसी भी फोर्स का इम्पल्स पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो होगा कि अगर चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन कांस्टेंट रह रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्सिव फोर्स भी जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और यदि डिक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव होगा, और अनचेंज है तो ज़ीरो होगा। अगर इसकी हम डायमेंशंस की बात करें तो इसकी होती है MLT-1, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ MLT-1, इसकी वो होती है। इसके फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं। SI यूनिट होती है इसकी kg मीटर पर सेकेंड, तो इसे हम kg मीटर पर, kg हमारी है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गई हमारी यहाँ पर। और सीजीएस यूनिट हो गए ग्राम मीटर, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू। मैं इन्हें अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। अब हम देखेंगे, डिराइव करेंगे रिलेशन
बिटवीन इम्पल्स और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये प्रूव करना है हमें। तो हमने क्या पढ़ा इम्पल्स की, जब एक काफ़ी लार्ज अमाउंट का फोर्स एक काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में के लिए हो तो वो इम्पल्स होता है, अप्लाई हो। तो हम मान लेते हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एफ मान लेते हैं, और काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए हो रहा है तो इसलिए हम डी टी मान लेते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट से काफ़ी एक शॉर्ट छोटा सा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी जो भी होगी इम्पल्स की, वो हमें मिलेगी डी जे। तो यहाँ हम लिख देते हैं डी जे वेक्टर, ये बराबर होगा हमारे फोर्स की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कर दी, डी टी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या करना है, हमें जस्ट इसे इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट्स ले लेनी है हमें, डी जे को इंटीग्रेट करना है, सॉरी डी जे को इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर टाइम हम 0 to t ले लेते हैं कि हमारा 0 to 2t हमने टाइम ले लिया इसमें। तो डी जे का इंटीग्रेशन जे ही हो जाएगा हमारे पास, एज सिंपल एज डैट। और यहाँ फोर्स है तो फोर्स क्योंकि एक कांस्टेंट बन जाएगा यहाँ पर तो वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन होगा हमारा डी टी का टी 0 तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जे ले लेते हैं कांस्टेंट, और फोर्स हमारा था, फोर्स का जो हमने एवरेज टाइप हम ले सकते हैं इसे फोर्स, और इसकी इंटीग्रेशन हमने क्योंकि T2 से T1 करी है तो dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t होगी। और वैसे 0 to t भी ना ले हम, 0 से t ये गलत हो जाएगा, सॉरी, यहाँ हम T1 से T2 ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं T1 से T2, और यहाँ पर भी T1 से T2। तो यहाँ से हमारे पास t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये हो जाएगा T1 से T2। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं इसे फोर्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1, और यही तो इक्वल होता है किसके, डेल्टा टी के। तो फोर्स और डेल्टा टी का ये प्रोडक्ट हो जाता है, इस तरीके से ये हमारा आ गया। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो हमारा इम्पल्स है वो प्रोडक्ट है फोर्स, एवरेज फोर्स और टाइम इंटरवल का। अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम रह गई है इसकी, इम्पल्स टॉपिक ख़त्म होने में, और एक थोड़े से ग्राफ देखने हैं बस, फिर ख़त्म। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि जो इम्पल्स है वो इक्वल टू होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। जस्ट ये कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन यदि आपको याद हो जाए ये वाली, तो चीज़ें इसी से ही बनना शुरू हो जाती हैं हमारी, है ना। इम्पल्स पूरा टॉपिक एक डेफिनेशन से ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि चेंज इन मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब ये वाला पॉइंटर याद हो आपको, मतलब ये भी ना, ऊपर वाला नहीं, ये वाला पॉइंटर यदि आपको याद हो तो इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये कुछ हमने यहाँ वो लिख दिए हैं इसकी इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हमने वो लिख दिया है इसका। अब हमें लिखना है यहाँ पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को प्रूफ करना है। तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, ये हमें बता रही है मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हमें क्या लिखना है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, हमारा न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है वो कहता है हमसे कि जो फोर्स जो होता है ना हमारा, वो इक्वल होता है डी पी अपॉन डी टी के लिए, डी पी अपॉन डी टी के लिए। तो इसको फर्दरली अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि फोर्स इनटू डी टी जो हो जाएगा वो डी पी होगा। अब ये बताओ कि क्या ये फोर्स इनटू जो डी टी है हमारा, ये हमने प्रूव ना करा था पिछली बार कि यही इम्पल्स है ना। तो अब हमें यही प्रोसीजर वापस से करना पड़ेगा पूरा।
क्या करेंगे अब हमने मान लेते हैं टाइम जो है वो 0 to t हमने ले लिया, और स्टार्टिंग में ये जहाँ पर चल रही हैं वो है हमारे पास P1 और ये सॉरी ये P2 मान लेते हैं हम। यहाँ से P1 और P2, इसे मैं थोड़ा सा जो आपको PDF मिलेगी उसमें ये अच्छे से होगा, बस मैं आपको डिराइव करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं इससे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे f.dt, इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है बस हमें। तो हमें इंटीग्रेट करेंगे तो ये f.dt ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dp। लिमिट हमने P2 से P1 ली हुई है, P1 से P2 सॉरी, P1 मैंने कौन सी स्लाइड ले ली है, इसको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। P1 से P2 लिमिट ले लिया हमने, इसकी क्या होगी 0 to t होगी, यहाँ पर 0 to t होगी। फोर्स कांस्टेंट की तरह यहाँ पर भी एक्ट करेगा, तो ये फोर्स बाहर आ जाएगा और फिर क्या बचेगा dt। तो dt को जब हम dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, और 0 से t तक, ये बराबर किसके होगा dp। तो यहाँ होगा dp का इंटीग्रेशन p, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं p का इंटीग्रेशन P1 से P2 तो ये हो गया फोर्स और t-0 हो गया, ये बराबर होगा P2 माइनस P1। तो फोर्स इंटू t हो जाएगा ये P2 माइनस P1 यानी डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ फोर्स इंटू t क्या होता है इम्पल्स, ये बराबर किसके होता है डेल्टा P के। यहाँ फोर्स आ रहा है जहाँ पर भी, यहाँ मोमेंटम आ रहा है, ऐसे ही यहाँ P पर और यहाँ फोर्स पर। इस तरीके से ये भी चीज़ें प्रूव हो गई हमारी इसी से। अब कुछ ग्राफ हैं वो तो बहुत ही सिंपल हैं। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इम्पल्स है किसी भी फोर्स का वो इक्वल टू होता है उसी बॉडी के मोमेंटम में जितना चेंज हुआ है उसके बराबर। अब यहाँ पर हमें ग्राफ पढ़ने हैं दो तरीके से। एक तरीका हमें पढ़ना है कि जब हमारा फोर्स जो है वो कांस्टेंट में चल रहा है। दो तरीके से हमें इसमें पढ़ना है, एक तो होगा कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा और एक होगा जब फोर्स वेरिएबल होगा। तो वो कैसे पढ़ेंगे, तब कैसे तब देखते हैं हम। तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट वाला तो बहुत ही आसान है। अगर हम फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, इस तरीके का मान लेते हैं हमारा ग्राफ आ गया, तो जो इसके एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स इंटू टाइम का प्रोडक्ट, ये तो होता है इम्पल्स। तो ये जो ग्राफ के अंदर आई है ना ये पूरा एरिया, ये आपका इम्पल्स को डिनोट करेगा। और यही इम्पल्स जो होती है हमारी, ये जो इसमें गिवन इम्पल्स हमें दी हुई है, ये इक्वल होती है चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यही तो इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम के भी तो इक्वल ही होगा, मतलब कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है बॉडी का वो भी तो यही बताएगा। तो यहाँ से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैसे एरिया निकालेंगे, इसका एरिया जो होता है F इंटू टी, इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम जो मैंने आपको बता दिया वही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट हो रहा है हमारा इम्पल्स का ग्राफिकल मेथड द्वारा, जब फोर्स जो हो वो कांस्टेंट एक्ट कर रहा हो किसी भी बॉडी पर। अब सिमिलरली ऐसा है कि ऐसा भी ग्राफ दे दे आपको, तो यहाँ फोर्स और टाइम के बीच में T2 और T1। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही हो जाएगा ना इम्पल्स, तो AD तो AD इंटू AB, तो AD तो हमारा फोर्स ही हो जाएगा और AB कितना होगा, देखो ये तो पूरी लेंथ है आपकी, ये वाली तो पूरी लेंथ हो गई आपकी T2 और ये वाली लेंथ हो गई आपकी पूरी T1, ये वाली T1। तो जो बीच की लेंथ है यानी कि ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है जो आपकी पूरी,
ये क्या होगी T2 माइनस T1, तो ये फोर्स इनटू टाइम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है किसी इम्पल्स का वो इक्वल होता है फोर्स इनटू टाइम के ग्राफ के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। अब बात आती है कि जब हमारा वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी भी बॉडी पर, सपोज कर लेते हैं एक फोर्स है जो कि वेरी अलग अलग मैग्नीट्यूड दे रहा है बॉडी पर। टाइम इंटरवल ले लिया हमने T2 से T1, T1 से T2 तक, तो यहाँ तक T हमने कैपिटल T ले लिया, T2 माइनस T1 T के बराबर है मान लिया हमने। तो हम कैसे इम्पल्स देंगे, अभी भी ये एरिया अंडर ग्राफ ही है, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स इन टाइम T इंटरवल पर हमें पता है कि इम्पल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ होगा इंटीग्रेशन ऑफ F dt के रिस्पेक्ट में 0 to T में एरिया अंडर फोर्स इन कर्व, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है इसलिए ये बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर इनको इंटीग्रेट कर कर ही हमें चीज़ों को आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो जो चीज़ पड़ी उसे हम थोड़ा आसानी से देख लेते हैं। हमने पढ़े 2 केसेस ग्राफ में, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, को इसमें दिख नहीं रहा, तो ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2 हमारा 2 केसेस हमने पढ़े। तो पहला केस तो है कि जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो F डेल्टा T हो जाता है, और जब हमारा फोर्स ही जब हमारा कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो रहा हो, तो फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन T टाइम के इंटरवल के डिफरेंस के बराबर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ है वो मैग्नीट्यूड देता है हमें इम्पल्स का या फिर चेंज इन मोमेंटम का। मतलब जो चीज़ इम्पल्स के लिए लागू हो रही है वही चेंज इन मोमेंटम उसी बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के लिए भी लागू हो रही है। तो यहाँ पर हमने यही सब चीज़ें पढ़ी और यहीं पर हमारा इम्पल्स का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।